Essay 501 Audit Evidence Additional Considerations for Specific Items। ये ऐसे जो है वो स्पेसिफिकली ऑडिट एविडेंसेस कुछ स्पेसिफिक आइटम्स से रिलेटेड बातें करता है। कौन से वो आइटम है? मेन 3 आइटम्स हैं। पहला इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री के बारे में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, लिटिगेशन एंड क्लेम्स में देखेंगे कि वो कंप्लीट है या फिर नहीं, एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन में उनका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री पे। इसमें sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory। अगर इन्वेंट्री मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए रिगार्डिंग द इन्वेंट्री कि वो एग्जिस्टेंस में है, उसकी कंडीशन अच्छी है नहीं है, राइट। सो उनको कैसे चेक करेगा वो? पहला, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस impracticable to evaluate the management's instructions and procedures for recording and controlling the results of entities physical inventory counting. Second, observe the performance of management's count procedures. Third, inspect the inventory. And fourth, परफॉर्म द टेस्ट काउंट्स। ठीक है, सो क्यों जाना चाहिए उसको वहां पे? पहले तो कैसे जाएगा, क्या करना चाहिए उसको इन्वेंट्री का चेक करने के लिए? उसको वहां पे जाके फिजिकल काउंटिंग जो हो रही है उसको देखना चाहिए। फिजिकल काउंटिंग होते हुए देखना चाहिए उसको, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल। अब फिजिकल काउंटिंग देखेगा तो क्या करेगा वहां जाके? सबसे पहले इवेल्युएट करेगा कि मैनेजमेंट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं इन्वेंट्री काउंट करने की, उस हिसाब से इन्वेंट्री काउंट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे काउंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री को, जाके चारों तरफ देखेगा कि ये इन्वेंट्री सही में अच्छी क्वालिटी में है, अच्छी अच्छी क्वालिटी मतलब जिस कंडीशन में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हैं उसी हिसाब से है या नहीं है। यहाँ पे सर ने सीमेंट का एग्जांपल दिया था कि सीमेंट की इन्वेंट्री हम काउंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम बोरिया देख के नहीं आएंगे, बोरी के अंदर देखेंगे भी कि सीमेंट है या फिर वो पूरी जम चुकी है, राइट, बिकॉज जमी हुई सीमेंट कोई काम की नहीं रहेगी, राइट। सो दैट इज वाई हमको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और लास्ट में हमको टेस्ट काउंट्स करने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली सैम्पलिंग लगानी पड़ेगी और कुछ कुछ बीच बीच में हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने काउंटिंग सही की है या नहीं की है। सपोज अगर कोई आइटम 10 ब्रिक्स है वो रखी हुई है काउंट करके, तो वापस 10 ब्रिक्स है या 20 ब्रिक्स है वो पड़ी हुई है एक जगह और उन्होंने काउंट करके भी रखी है, तो हम लोग वापस एक ऑडिटर जाके टेस्ट काउंट करेगा कि भैया आपने अच्छे से गिना कि नहीं गिना। तो ऐसे अगर बीच बीच में चेक करते रहेगा तो उसका क्या इन्वेंट्री का काउंट एक विश्वास बैठ जाएगा कि चलो ठीक है इन्होंने इन्वेंट्री काउंट तो सही किया होगा। ठीक है, ये पहला काम वो कर सकता है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में जा सकता है, राइट। सेकंड क्या कर सकता है? परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमिन whether the accurately reflect the actual inventory count results। ठीक है, मतलब उन्होंने काउंट देख लिया, हमने हमारा काउंट रिजल्ट आ गया, लेकिन जो बैलेंस शीट में दिखाया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने दिखाया है और जो ऑडिट प्रोसीजर मतलब और जो हमें मिला है अकाउंट से, वो दोनों सेम है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। अब अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री में हमको क्या क्या चीजें चेक करनी है वो हमने समझ ली। मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। नाउ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते टाइम क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है? इन्वेंट्री काउंट में जाने से पहले ऑडिटर को क्या क्या चीजें दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए? पहला, नेचर ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का नेचर क्या है? मैं जो इन्वेंट्री काउंट करने जा रहा हूँ क्या वो डेंजरस इन नेचर है? क्या वो मेरे बाजू में खड़े होने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसा? सेकेंड, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन मतलब कि सपोज अगर लड्डू का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, इसको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया, सर ने निमोनिक बनाया था, हम हलवाई की दुकान का ऑडिट करने गए, वहां हमने लड्डू की इन्वेंट्री काउंट करनी डिसाइड की, राइट। सो उसमें हम ध्यान रखेंगे क्या? लड्डुओं का नेचर क्या है, राइट। लड्डू सॉफ्ट होते हैं तो उनका नेचर हो गया लड्डू सॉफ्ट होते हैं, नेचर, नेचर फर्स्ट कीवर्ड। ठीक है, सेकंड, स्टेजेस ऑफ लड्डू मेकिंग। लड्डू पहले हाथ से गोल गोल घुमाते हैं एंड ऑल दिस, दोस आर द स्टेजेस। सो स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज द स्टेज इज द कीवर्ड, राइट। थर्ड कीवर्ड, रिस्क, कि लड्डू कोई और खा ना जाए। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। ठीक है, इसके बाद इसीलिए हलवाई ने इंटरनल कंट्रोल लगवाए होंगे ताकि रिस्क कम हो जाए, राइट, और उसके लिए प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे अपने एम्प्लॉयज को। सो यहाँ पे हमारे 3 कीवर्ड कवर होते हैं। पहला, द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू इन्वेंट्री।
दूसरा whether the audit procedures are expected to be established, तीसरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ठीक है, उसके बाद अब त्योहारों के टाइम पे जो लड्डू है वो थोड़े ज्यादा बिकते हैं, तो हलवाई को टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है लड्डू बनाते टाइम, राइट। एंड लड्डू को सेफ रखने के लिए प्रॉपर इन्वेंट्री सिस्टम भी बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो कीवर्ड वापस ले लिए, पहला टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, दूसरा वेदर द एंटिटी मेंटेन अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, और हर लोकेशन के लड्डू अच्छे नहीं होते, राइट। कुछ के मटेरियल अच्छे होते हैं और कुछ के मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। यहाँ पे वापस हमने दो कवर कर लिए, तीन कवर कर लिए। द लोकेशन एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, including the materiality of the inventory and the risk of material misstatement at different locations in deciding at which location attendance is appropriate। ठीक है, एंड लास्ट लड्डू रखने के लिए भी असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है। लड्डू खाने के लिए तो असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट। सो यहाँ पे हमारा वापस एक कीवर्ड आ गया, whether the assistance of an auditor's expert is needed or not। ठीक है, ये हो गए हमारे मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग दी अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ठीक है, इसके बाद physical inventory counting conducted other than at the date of financial statements। अब ये हो सकता है कि on the date of financial statement count नहीं हुआ, उसके आगे या पीछे काउंट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा देखो। if physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statements, then the auditor shall, in addition to the procedures required above, perform audit procedure to obtain audit evidence about the whether the changes in the inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded or not। ठीक है, इसके बाद अगर ऑडिटर अनेबल था कोई कारण की वजह से टू अटेंड दी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के कारण, राइट, सो उस केस में क्या करेगा, द ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन ऑल्टरनेट डेट। ठीक है, एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस। इसके बाद अब इसके बाद अगर अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल किन कारणों की वजह से हो सकती है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट एन ऑडिटर शुड डू इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू अटेंड द फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री। सो उस केस में द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory। If it is not possible to do so, then the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SA 705। ठीक है, अब इम्प्रैक्टिकेबल होने के कुछ केसेस क्या हैं, स्पेसिफिक केसेस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि भाई जो जेन्युइन है या फिर कुछ अनजेन्युइन भी हो सकते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है कारण, राइट। जेन्युइन में कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इट इम्प्रैक्टिकल कब हो सकता है, जब इन्वेंट्री का नेचर खतरनाक हो, जैसे पेट्रोल हो सकता है, या फिर कोई ऐसी इन्वेंट्री का हम लोग काउंट करने की सोच रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस है, या फिर जिस एरिया में वो सामान रखा हुआ है वो एरिया डेंजरस है। सो उस केस में इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, राइट, एंड इट इज अ जेन्युइन रीजन। बट व्हाट आर द नॉट राइट रीजंस? पहला, द मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस टू द ऑडिटर इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट अ डिसीजन बाय द ऑडिटर दैट द अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल। मतलब ऑडिटर का मन हुआ कि आज बास्केटबॉल खेलने जाना है, तो ऑडिटर ने बोला इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू द फिजिकल ऑडिट टुडे बिकॉज आई हैव अ मैच। सो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट अ राइट रीजन टू escape the physical count of inventory, right। and SA 200 में भी इस चीज के लिए बात की गई that the matter of difficulty, time or cost involved is not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative, or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive। ठीक है, in some cases where the audit is impracticable, then audit is impractical, matlab attendance for physical count is impractical, the alternate audit procedures, for example inspection of documentation of the subsequent sale of specific inventory items acquired or purchased prior to the physical inventory counting, may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of inventory। In other cases, however, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by performing alternate
audit procedures. In such cases, SA 705 requires the auditor to modify the opinion in the auditor's report as a result of the scope limitation. ठीक है? Now, inventory under the custody and control of a third party. अगर inventory जो है वो under the custody और the control of a third party है, so उस केस में और वो जो inventory है वो बहुत material part है financial statement का, तो उस केस में the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and the condition of the inventory by performing one or both of the two procedures. कौन कौन से two procedures? पहला, request confirmation from the third party as to the quantities and the condition of the inventory held on behalf of the entity, and second, perform audit procedures, perform inspection or other audit procedures appropriate in the circumstances. ठीक है? इसके बाद अब आते हैं litigation and claims. Litigation and claim. The auditor shall design and perform audit procedures to identify litigation and claim involving the entity which may give rise to ROMUM. ROMUM means पहले भी मैंने दूसरे वीडियोस में बोला है, risk of material misstatement. ठीक है? अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? उसके दो तरीके हैं. पहला इंक्वायरी, दूसरा रिव्यू. व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्वायरी, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं कोई लिटिगेशन एंड क्लेम डिस्क्लोज करना रह तो नहीं गया मैनेजमेंट के मैनेजमेंट ने कोई ऐसा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम छोड़ तो नहीं दिया जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और जो मटेरियल हो सकता है. सो वो चीज चेक करने को बोलते हैं इंक्वायरी. और वो कैसे चेक करेगा? बाय टॉकिंग टू द इन हाउस लीगल काउंसिल एटसेट्रा. ठीक है? एंड रिव्यू कैसे करेगा? रिव्यू करेगा reviewing the minutes of meetings of those charged with governance and correspondence between the entity and its external legal counsel, and reviewing the legal expense accounts. इन दो चीजों को अगर वो रिव्यू करेगा तो उसको लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में काफी जानकारी मिलेगी, राइट? एंड एक्सपेंस अकाउंट्स क्यों चेक करने हैं? हो सकता है कंपनी का एक वकील हो, उसके साथ कोई केसेस नहीं है पेंडिंग और उसके साथ ना ही कोई सू फाइल होने वाला है राइट नाउ, बट तब भी उसको लार्ज पेमेंट्स जा रही हैं. सो ऑब्वियसली ऑडिटर विल थिंक कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ तो है, राइट? उसकी वजह से उसको पेमेंट जा रही है. सो उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए ऑडिटर रिव्यू करता है. रिव्यू मतलब बेसिकली इंस्पेक्ट करता है हर चीज को. ठीक है? इसके बाद नाउ ROMUM identified or material litigation or claims may exist. अब देखो, अगर हमको लगता है कि the auditor shall, in addition to the procedures required by the standards on auditing, seek direct communication with the entity's external legal counsel. अभी तो हमने in house legal counsel से बात की है, राइट? लेकिन उसके अलावा वो external legal house काउंसिल जो उस कंपनी की है उससे भी बात करने की कोशिश करेगा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मुझे आपके जो एक्सटर्नल काउंसिल है उससे भी बात करनी है. तो ऑडिटर शैल डू सो थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, सेंट बाय द ऑडिटर, रिक्वेस्टिंग द एंटिटीज external legal counsel to communicate directly with the auditor, and if the law and regulations prohibit such direct communication, then in that case he should perform alternative audit procedures. All right, now जब हम external legal counsel से मिल रहे हैं तो उस केस में हमको क्या देखना है? In certain circumstances the auditor shall also judge it necessary to meet with the entity's external counsel to discuss the likely outcome of a litigation or claim, right? अब मैं क्यों मिलना चाहूंगा एक्सटर्नल काउंसिल से? हो सकता है मैं कोई केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ऑडिटर को ये ध्यान रखना चाहिए अगर वो एक्सटर्नल काउंसिल से मिल रहे हैं तो वो केस, अगर कोई केस में उसको शक हो रहा है कि उसकी वजह से रोमम पे इफेक्ट आ सकता है, तो उस केस के आउटकम के बारे में बात करे कि हो सकता है कि मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि भैया हम ये केस तो जीत जाएंगे, लेकिन बाद में जो एक्सटर्नल काउंसिल है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये केस तो हारता हुआ दिख रहा है कंपनी के सामने, राइट? सो उस केस में हमको प्रॉपरली बात करनी चाहिए केसेस से रिलेटेड, एंड दिस मे बी द केस एग्जांपल वेयर द ऑडिटर डिटरमिन्स दैट देयर इज अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, the matter is complex, or where there is a disagreement between the management and the entity's external legal counsel. ठीक है? Ordinarily, such meetings require management's permission and are held within the representative of management in attendance. ठीक है? इसके बाद verification in opinion.
If management refuses to give the auditor permission to communicate or meet with the entity's external legal counsel, or is prohibited from responding, or the entity's external legal counsel refuses to respond appropriately to the letter of inquiry, and the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence by performing alternative audit procedures, in that case the auditor will modify the opinion in the auditor's report in accordance with the SA 705. Then it's kind of a repetition of previous topic, but we will read it. Written representations. जितने भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, वो ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए हैं, वो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है, डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, ये रिटर्न में ले लेना है हमको मैनेजमेंट से, ठीक है. The auditor shall request management and, where appropriate, those charged with governance (TCWG) to provide written representations that all known actual or possible litigation and claims whose effects should be considered when preparing the financial statement have been disclosed to the auditor and appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable FRF. Next, last part of the essay, segment information. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information. The auditor shall obtain the sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable FRF. मतलब बेसिकली इतना बोल रहा है कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है उस हिसाब से सिग्निफिकेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज करनी चाहिए, प्रेजेंट करनी चाहिए, वो उन्होंने वैसे की है. इस चीज का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, और वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? दो वेज हैं जिससे ऑब्टेन कर सकते हैं. पहला, ऑडिटर उन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा जिन्हें यूज करके मैनेजमेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डिटरमिन करता है, ठीक है. उनको ऑब्टेन करके इवेलुएट करेगा कि वो जो मेथड्स हैं वो they are likely to result in disclosure in accordance with the applicable FRF or not, ठीक है. And where appropriate testing, where appropriate testing the appropriation of such methods, ठीक है. मतलब कि जो methods हैं पहले तो मैं उन methods को समझूंगा, उसके बाद उनको evaluate करूंगा और बाद में उनको test भी करूंगा, ठीक है. इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला तो है मेथड्स को अंडरस्टैंड करना, दूसरा परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर audit procedures appropriate in the circumstances, ठीक है. Next, understanding of the methods used by the management. Examples of matter that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management in determining the segment information and whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with the applicable FRF includes sale transfers and charges between segments and elimination of inter-segment amounts, comparison with budgets and other expected results, for example operating profits as a percentage of sales, the allocation of assets and costs amongst segments, and consistency with prior periods, and the adequacy of the disclosures with respect to inconsistencies. Thank you. This essay ends over here. If I said anything wrong, please let me know in the comment section. And if you have any doubt, please let me know that too in the comment section. Thank you for watching the video.